नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट 32 साल के बड़े गैप के बाद इंडिया को अब एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी मिलने वाली है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जो है जस्ट कल ही सामने आई है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 का जो ड्राफ्ट है वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा पेश कर दिया गया है, बल्कि इसका जो टाइटल है वो भी सामने आ चुका है, दैट इज मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। यहां पर भी आप लोग देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड की ये वाली खबर है, DPIIT वर्किंग ऑन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड दे हैव प्रपोज्ड अ स्पेशल स्कीम फॉर मेक इन इंडिया। यहां पर भी आप देख पाएंगे कि ये इंडिया की तीसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होने वाली है। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज इसके पहले जो हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1956 में आई थी, दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई थी, और आज 32 साल के बाद हम लोग 2022-23 में जो तीसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको फाइनली लेकर आने वाले हैं। डिस्कस करेंगे इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसके बारे में, क्या क्या चीजें यहां पे सामने रखी गई हैं और किस तरीके से इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मदद से चाइना को हटाकर भारत जो है वो वर्ल्ड की फैक्ट्री बनेगा, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑलराइट, अगर ब्रीफली बात करें तो देखिए, अभी तक वैसे तो हमने कई सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और उसकी अमेंडमेंट्स को देखा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमुख और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज मानी जाती हैं दैट इज द पॉलिसी ऑफ 1956। और जो अभी तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे कंट्री में चल रही है, जिसके बेसिस पे हमारे जितने भी एक्ट्स आते हैं, जितने कानून आते हैं, वो सारे के सारे बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 के आधार पर लाए जाते हैं। आपको याद होगा वो टाइम था जब इंडिया एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रही थी। PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिसके चलते एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में लॉन्च करी गई थी, जिसके कुछ मोटे मोटे फीचर्स की बात करें तो इस पॉलिसी में हमने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखा था, दैट वाज द रिफॉर्म्स ऑफ LPG। हमने बेसिकली हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, जिसमें कि जो लाइसेंस, परमिट और कोटा राज था उसको हमने हटा दिया था। जो पब्लिक सेक्टर का रोल था उसको काफी ज्यादा लिमिट कर दिया था। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम लोग डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अब एनकरेज करने वाले हैं, पुश करने वाले हैं, और ऑलमोस्ट हर एक क्षेत्र को हम लोग निजी क्षेत्र के लिए ओपन करने वाले हैं, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी में ना केवल कंपटीशन बढ़ेगा बल्कि इंडियन इकोनॉमी में जो डाइवर्सिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ प्राइवेटाइजेशन के दरवाजे खुले, और प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ क्योंकि हमने ग्लोबल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज को भी इंडिया में आने की इजाजत दी, इसके चलते पूरे के पूरा जो ग्लोबलाइजेशन का हमारा रास्ता था वो भी ओपन हो चुका था। इसके बाद नॉट जस्ट LPG, हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जांपल हम नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आए, जैसे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर तो बल्कि हम लोग एक अलग से कानून लेकर आए थे 2005 में, जो कि मेनली इंडिया में एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये सारे के सारे कदम लिए गए थे। लेकिन जिस पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग, जो सबसे बड़ा लूपहोल माना जाता है, कि जो भी एफर्ट्स इस पॉलिसी के द्वारा लगाए गए, उन एफर्ट्स के बावजूद हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, हमारी इकोनॉमी का जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, उसमें हमें एक तरीके से स्टैग्नेशन देखने को मिली। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इवन दो हम लोग लेकर आए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो टोटल कंट्रीब्यूशन था हमारी GDP में, वो लगभग 16% के आसपास हमें स्टैग्नेटेड ही देखने को मिला। और उसी शॉर्टकमिंग को अब ठीक करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं तीसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दैट इज गोइंग टू बी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 22-23, जिसका ऑलरेडी जो ड्राफ्ट है वो DPIIT के द्वारा पेश कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इसको अलग अलग मिनिस्ट्रीज में सर्कुलेट कर दिया गया है। अब उनके व्यूज और उनके कमेंट्स जो है उनको यहां पे लिया जाएगा। वैसे तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमें कई सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं, लेकिन जो दो प्रमुख चीजें हैं जिसके ऊपर ये पॉलिसी फोकस करने वाली है, दैट इज द इंक्रीजिंग ऑफ फाइनेंसिंग सोर्सेज फॉर इंडस्ट्री। फिर भले वो स्मॉल इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो, बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हो, उनके लिए फाइनेंसिंग सोर्सेज को बेटर करना है, उनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है। एंड सेकेंडली, एक ऐसी स्कीम होगी जो कि मेड इन इंडिया का जो ब्रांड है उसको बेसिकली प्रमोट करने का प्रयास करने वाले हैं, जो कि इवेंचुअली एक्सपोर्ट्स में बहुत ही बड़ी मदद करने वाला है। फाइनेंस एक्सेस की बात करें तो इसके लिए यहां पे कहा जा रहा है कि एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लाया जाएगा विच वुड प्रोवाइड फाइनेंस एट कोऑपरेटिव
रेट्स, एंड सेकेंडली ये भी सोच रहे हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसका भी हम कुछ हिस्सा यूज कर पाएंगे, सो दैट हम लोग हमारी इंडस्ट्रीज की जो फंडिंग है उसमें उसको एक बड़ा पुश दे सकें। इसको लेकर प्रॉपर डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाँ इतना हमें एक बेसिक आइडिया मालूम पड़ चुका है। मेड इन इंडिया की ब्रांड की बात करें तो जिस तरीके से हमने पिछले लगभग 40 सालों में मेड इन चाइना के ब्रांड को इतना बढ़ते, इतना स्टेबल होते देखा, ऑलमोस्ट उसी तरीके से अब इंडियन गवर्नमेंट मेड इन इंडिया के ब्रांड को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसमें कि इनका मानना है कि हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, पूरी दुनिया को यह दिखाने वाले हैं कि इंडिया जो आपके प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता, जिससे कि हमारी कंट्री की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और हमारा कंट्री जो है इट वुड बिकम अ प्राइमरी सोर्स ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर द एंटायर वर्ल्ड। उस तरीके से मेड इन इंडिया के ब्रांड को पुश करने का प्रयास हम लोग यहां पे करने वाले हैं। इसके अलावा फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के चीजों को हम लोग और पुश करने वाले हैं। एमएसएमईज को हम लोग एनकरेज करने वाले हैं टू चूज द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ा फोकस होने वाला है। देन देयर आर ऑल्सो सजेशंस जैसे कि इंक्लूजन ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज अंडर द पीएलआई स्कीम, जो कि पिछले 2 साल में हमने रोल आउट करी और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइट गुड्स की बात करें, सोलर पैनल्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो वहां पर भी हमारी पीएलआई स्कीम बहुत ही शानदार तरीके से उसने परफॉर्म किया। और अब बात हो रही है कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनको भी पीएलआई स्कीम के तहत लाया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए तो ऑब्वियसली बड़ा फोकस होने ही वाला है। द ड्राफ्ट हैज प्रपोज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एक्सपोर्ट फाइनेंस सिस्टम so that eventually हम लोग भी हमारी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बना सकें, जिस तरीके से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बनाया था। बड़ी बात यह है कि इस पॉलिसी को लाए जाने की जो टाइमिंग है वो बहुत परफेक्ट है, बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले लगभग 11-12 महीनों में, पिछले लगभग 1-1.25 साल में इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ स्टोरी है उसमें हमें बहुत ही पॉजिटिव चीजें देखने को मिली हैं। जस्ट आज से 2 दिन पहले की खबर है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की पीएमआई को लेकर खबर सामने आई थी, जो कि 13 महीने के हाई पे चल रहा है, क्योंकि इंडिया में ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, डिमांड आपको अच्छी मिल रही है, यानी कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिल रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी चाइना में अगर आप देखेंगे तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एट द शार्पेस्ट पेस इन ऑलमोस्ट 3 years, यानी कि पिछले 3 साल में, इस 3 साल पहले भी चाइना के हालात ऐसे ही थे और आज फिर से चाइना के हालात वैसे फिर से हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो पीएमआई है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो काफी ज्यादा गिर चुका है। इनफैक्ट ये बताया जाता है कि द ड्रॉप वाज द बिगेस्ट सिंस द अर्ली डेज ऑफ द पैंडेमिक इन February 2020। सो इसको जो लाए जाने का जो टाइमिंग है वो एकदम परफेक्ट माना जा रहा है। इसके अगेन बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं। ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि अपनी प्रोडक्शन को चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। और भी कंट्रीज में प्रोडक्शन जा रही है, लेकिन इंडिया में ये कंट्रीज जो है वो, ये कंपनीज जो है वो मेजरली अपनी प्रोडक्शन को शिफ्ट करने की बात कर रही हैं। एप्पल का आपने देख ही लिया है। अब हम सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी इंडिया में देख रहे हैं, जो कि एक टाइम पे केवल सपना था, लेकिन आज वो चीजें हमें इंडिया में वाकई में होती हुई देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट इंडिया के रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी ने यह भी कहा था, आज से महीना 1.5 पहले की बात है, कि चाइना जो है वो आने वाले कुछ ही सालों में इट इज गोइंग टू फील इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड, बिकॉज अब इंडिया आने वाला है दुनिया के सेंटर में और इंडिया की तरफ लोग देखने वाले हैं फॉर ऑल देयर मैन्युफैक्चरिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए इंडिया की तरफ ही पूरी दुनिया अब देखने वाली है। ऑब्वियसली यहां पर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जब इसका फाइनल ड्राफ्ट आएगा तब देखेंगे क्या होता है, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया ऑफर्स अ ह्यूज पोटेंशियल, प्राइमरीली बिकॉज हमारे पास लेबर पूल बहुत बड़ा है। वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इनफैक्ट मैं कहूंगा वी हैव अ लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज कंपेयर टू चाइना, एंड वी ऑल्सो हैव अ गवर्नमेंट विच इज सपोर्टिंग फॉर बूस्टिंग इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स। इसी के चलते many are exploring whether Indian manufacturing is a viable alternative to China or not। देखते हैं बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज और मॉक टेस्ट और साथ में स्टडी नोट, सभी चीजें एक ही पैकेज में अवेलेबल करवाई जाती हैं। और ये पूरा का पूरा पैकेज आपको मिलता है मात्र 30,000 रुपए में। आपको इसकी तुलना करनी है ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कोचिंग्स के साथ,
जहां पर आपको 2,50,000 से ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर आप केवल 30,000 मात्र में अपनी पूरी तैयारी को घर बैठ के कर सकते हैं। आपको ये प्राइस पड़ेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाए गए काफी सारे लेक्चर्स और बाकी अन्य टीचर्स द्वारा बनाए गए लेक्चर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड